मैं शुभांगी स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल लीगल प्लेटफॉर्म पर। तो आज का सेशन होने वाला है हिंदू लॉ यानी कि फैमिली लॉ के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो कि दिया गया है एसेंशियल कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, जो कि आपका आता है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले इसी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड एक खुशखबरी मैं देना चाहती हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि कोई भी सेक्शंस हो गए, कोई भी आर्टिकल्स हो गए, उन सबको इंटरप्रेट करने के बाद बहुत सारे अदर राइट्स भी डिराइव किए जाते हैं उन आर्टिकल से। तो यहाँ क्या हुआ है कि सफीक जहान वर्सेस अशोकार एंड अदर्स 2018 का केस लॉ है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मैरी को आर्टिकल 21 के अंदर एक अधिकार बताया गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया कि अगर टू एडल्ट्स मतलब कि जो पर्सन्स एबव 18 ईयर्स हैं वो अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि वो शादी कर सकते हैं। मतलब कि राइट टू मैरी आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है। तो ये तो खुशखबरी की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेंशियल कंडीशंस क्या है अगर एक हिंदू मैरिज हो रहा है, मतलब कि एक हिंदू कपल मैरिज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, ये मैं ले रही हूँ हिंदू लॉ का बैर एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, जो कि है एसेंशियल कंडीशंस है। तो पहला आपका कंडीशन हो गया, नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। मतलब कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर ए और बी की शादी हो रही है तो ए हो गया बॉय, बी हो गया गर्ल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ए का मतलब कि ए अगर बॉय है, ग्रूम है, तो उसका पहले एक स्पाउस नहीं होना चाहिए, लीगल स्पाउस होना नहीं चाहिए। मतलब कि स्पाउस ऐसा है कि जिसकी डेथ हो गई है या फिर डिवोर्स हो गया है तो चलेगा। मतलब कि अगर लीगल वे में कोई स्पाउस लिविंग है तो यहाँ पर मैरिज वॉइड हो जाएगा। मतलब कि एट द इंस्टेंस ऑफ मैरिज ये कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है, उसके बाद मैं दोबारा शादी करना चाहूँ तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पति जिंदा हैं, उनके साथ मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ है, तो ये शादी वॉइड माना जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर आता है कि अगर आपने कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और कोर्ट ने डिवोर्स से रिलेटेड फाइनल डिक्री अभी तक नहीं दिया है, उसके अंदर मतलब केस चल रहा है अभी, उसके अंदर अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो भी ये वॉइड माना जाएगा तब तक, क्योंकि ये अभी फाइनल डिक्री जो है कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा, इसी से रिलेटेड फाइनल डिक्री कोर्ट ने पास नहीं किया है। तो इसीलिए अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो डिवोर्स के फाइनल डिक्री आने तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, चलिए सेकेंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड कंडीशन में ना 3 सब कंडीशन भी दिए गए हैं। यहाँ पर पहला सब कंडीशन ये हो गया कि नीदर पार्टी एट द टाइम ऑफ द मैरिज इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू इट इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मतलब कि दिमागी तौर से इंसान पागल है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पहन रहा है, उसके सामने क्या हो रहा है, उसके आसपास में लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में उसको समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि दिमाग तौर से वो पागल है, वो समझ नहीं पा रहा है, साउंड माइंड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैरिज को एक पवित्र बंधन माना गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है। 2 परिवार जब एक होते हैं ना तो 2 मन भी मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजों की समझ होनी चाहिए। तो अगर आप मैरिज के लिए अपना कंसेंट ही नहीं दे पा रहे हैं तो ये मैरिज कैसे हो पाएगा, आप बताओ। तो यहाँ पर दूसरा सब कंडीशन ये कहता है, नीदर पार्टी दो कैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट। मतलब कि अगर वो पार्टी कंसेंट देने के लिए, मतलब कि अपनी मर्जी देने के लिए कैपेबल भी है, तो has been suffering from mental disorder from such a kind or to the such an extent
as to be unfit for marriage and procreation of children। मतलब कि अगर वो इंसान, चाहे वो ब्राइड हो चाहे वो ग्रूम हो, अगर अपना वैलिड कंसेंट देने के लिए, अपनी मर्जी जताने के लिए कैपेबल भी है, तो भी अगर वो इंसान, जबकि चाहे वो ब्राइड हो या फिर ग्रूम हो, अगर उसके पास कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, तो भी अगर वो अनफिट माना जाता है मैरिज के लिए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, तो भी ये मैरिज नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर एक इंसान को मेंटल डिसऑर्डर है तो भी मैरिज नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, उसको सर पे चोट आई है, तो कभी कभी क्या होता है ना, सर पे चोट आने की वजह से मेंटल डिसऑर्डर आने लगते हैं, तो नर्वस इशू आने की वजह से भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और उसकी वजह से भी उसको मेंटल डिसऑर्डर आने लगते हैं। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे एक रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, तो हो गया है 19-20 साल हो चुका है, तो उनको ना ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो डॉक्टर्स ने ये बताया था कि अगर ये ऑपरेशन करते वक्त अनसक्सेसफुल रहा, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया ऑपरेशन, तो हो सकता है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं वो दिमागी तौर से एक बच्चे बन जाएंगे। मतलब उनका जो दिमाग है ना, अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया ऑपरेशन, तो कोई भी नर्व डैमेज हो सकता है या फिर किसी भी रीजन से उनका दिमाग जो है ना एक 5-6 साल के बच्चे के दिमाग में परिणत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से भी शादी नहीं हो सकते हैं। तो तीसरा कंडीशन ये हो गया कि नीदर पार्टी हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। जैसे कि आपका हो गया दोहरे पढ़ते हैं, तो दोहरे पढ़ते हैं तो क्या होता है कि दोहरे पढ़ते हैं तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, दोहरे पढ़े तो क्या आपस में क्या हो रहा है, एक किसी को चांटा मार दिया वो ही करके हंस रहा है, तो कुछ को समझ में नहीं आता है कि इंसानिटी का जो अटैक होता है ना, तो दिमागी तौर पे वो इंसान कमजोर हो जाता है, समझ नहीं पाता है वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 3 सब कंडीशन हो गए ना सेकंड कंडीशन के, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैरिज जो होता है वॉइड एट द इंस्टेंस ऑफ मैरिज नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि मैरिजेस जो होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं, मतलब कि एट द इंस्टेंस ऑफ मैरिज पूरा वॉइड नहीं होता। अगर कभी कभी क्या होता है कि शादी हो गई है, उसके बाद मतलब इंसैनिटी के अटैक्स आ रहे हैं या फिर दोहरे पड़ रहे हैं या फिर कुछ कारण की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स के लक्षण दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टी ऑपोजिट पार्टी जो होता है अगर वो मैरिज में सफर कर रहा है, तो एट द इंस्टेंस ऑफ द अदर पार्टी यहाँ पर क्या होगा, मैरिज वॉइडेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा कंडीशन। ठीक, तीसरा कंडीशन यहाँ पर ये कहता है कि द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 21 years एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 years एट द टाइम ऑफ मैरिज। यहाँ पर क्या हो गया, आपका एज लिमिट फिक्स कर दिया गया है हिंदू मैरिज के लिए। तो यहाँ क्या होता है कि लड़की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और लड़का जो होगा वो 21 years से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि लड़का और लड़के के लिए मैरिज के लिए एक पर्टिकुलर एज फिक्स कर दिया गया है, लेकिन अभी 2021 में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर एक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं हम, एक चेंज लाया गया है कि पार्लियामेंट ने कहा है कि जैसे कि लड़के का एज फिक्स कर दिया गया है 21 years, तो इक्वालिटी के तौर पर लड़के की मैरिज एज भी 21 होना चाहिए। तो ये जो बिल है पार्लियामेंट में आया था 2021 में। यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये थर्ड कंडीशन जो है, मतलब एज लिमिट जो फिक्स कर दिया गया है, इसके अगेंस्ट जाकर, मतलब कि इसके कंट्रावेंशन में जो कोई भी मैरिज होता है ना, तो उसके लिए एक सेक्शन 18 क्लॉज 1 के अंदर पनिशमेंट मेंशन किया गया है। मतलब कि ये कहा गया है कि अगर सेक्शन 5 में दिए गए कंडीशन नंबर 3 क्लॉज नंबर 3 के अगेंस्ट में कोई भी मैरिज होता है, तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, जहां पर पनिशमेंट के तौर पर आपको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years हो सकता है, फाइन अप टू 1 लाख रुपीज में मिल सकता है, या फिर दोनों मिल सकते हैं, मतलब रिगोरस इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या कहता है, द पार्टीज आर नॉट
within the degrees of prohibited relationship unless the custom and uses governing each of them permits of a marriage between them। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे कि मैं एक लड़की हूँ तो मेरे लिए प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप क्या होंगे, तो मेरे फादर हो सकते हैं, मेरे ब्रदर हो सकते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन जिसके साथ होता है, मतलब कि मेरे अगर मेरे हस्बैंड भी हैं तो उनके भाई हो गए या फिर मेरे मदर के भाई हो गए, जो मेरे रिलेटिव्स है ना, जो कि मेल पर्सन है, तो वो आगे मेरे प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। तो इसके बारे में ना नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप एक्चुअली में होता क्या है, अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के अंदर अगर शादी होगी तो यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन किया है जो कि सब कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन का। तो ये कहता है कि अगर आपके कस्टमरी रिचुअल्स, मतलब आप कोई भी जाति के हैं, कोई भी धर्म के हैं, तो अगर आपके अपने जाति के, धर्म के, वंश के कस्टमरी रिचुअल्स या फिर यूसेस के अंदर आपको परमिशन मिला हुआ है कि आप प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के अंदर शादी कर सकते हैं, तो ये शादी माना जा सकता है। तो यहाँ पर चलिए फिफ्थ कंडीशन पढ़ते हैं। तो फिफ्थ कंडीशन क्या होता है, द पार्टीज आर नॉट सब्मिटर्स ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स द मैरिज बिटवीन देम। तो यहाँ क्या होता है, सब्मिटर्स क्या होता है कि एक वंश होता है, एक लीनिएज होता है, मतलब कि मेरे पापा के एक लीनिएज हो गए, मेरे मदर के एक लीनिएज हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे मम्मी, मेरी नानी, मेरे नानी के पिता, तो ये हो गया एक मेरे मम्मी के साइड के वंश, मतलब मेरे मामी, मामा, मौसी जी, मौसा जी, ये सब जो फैमिली मेंबर्स हो गए ना, ये मेरे मदर के साइड से लीनिएज हो गए, मेरा वंश हो गया ये मदर के साइड से। फादर के साइड से कौन कौन हो गए मेरे वंश में, चाचा या फिर दादाजी के बड़े भाई, दादाजी के पिता, इनके फैमिली में जो पर्सन्स होते हैं ना, वो आगे मेरे वंश से। मतलब कि जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मेरे दादाजी के बड़े भाई के नाती, तो मेरे वो भाई जैसे हो गए, तो हम एक ब्लड रिलेशन के साथ एक सपिंडस हो गए, मतलब कि हमारा एक वंश हो गया, तो मेरा उनके साथ शादी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर भी वही सब कंडीशन एप्लीकेबल होता है कि अगर ब्राइड और ग्रूम दोनों के अपने अपने जाति और अपने अपने धर्म या फिर अपने अपने फैमिलीज के रिचुअल से या फिर कस्टम से या फिर यूजेस ने ये परमिशन दिया हुआ है कि सपिंडस यानी कि वंश के अंदर भी शादी हो सकता है, तो ये शादी माना जा सकता है। तो ये था आज का आपका सेशन, जो कि इसके बारे में था कि एसेंशियल कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो कि मानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो इसके अलावा भी और भी एडिशनल कंडीशंस हैं जो कि हम नेक्स्ट आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये सेशन, आज का अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा।